अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत है। आज हम जो है T1 के बारे में बात करते हैं कि जो आपका पहला टर्म है उसमें कौन से सवाल आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने हैं। क्योंकि ये जो आपका T1 है ये दरअसल आगे जाके आपका फिर मिड टर्म में और उसके बाद फिर आपका जो है प्रीलियम में और फाइनल बोर्ड में भी यहीं से सवाल जो है वो इंक्लूड होते हैं। बच्चा हमेशा इन सवालों को इजी लेते हैं और फिर बाद में जब इन सवालों की बारी आती है तो फिर वो बच्चा भूल चुका होता है। तो इसलिए हम बच्चे से यही कहते हैं कि भाई आपका जो T1 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस T1 को सही तरीके से लेके जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि आगे हम इसको कैश कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले तो यकीनन सब बच्चे जानते हैं कि हम T1 में, स्पेशली मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका मेरे साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है। मैं उनसे मुखातिब हूँ कि हम T1 में दरअसल 11 MCQs रखते हैं और यकीनन उनका ताल्लुक़ भी उसी चैप्टर से होता है जिस टर्म में हमने वो चैप्टर इंक्लूड किया होता है। जैसे हम चैप्टर 3 जो है वो दरअसल T1 में रखते हैं। तो T1 में हम जो 11 MCQs हम इनमें से सेलेक्ट करते हैं और यकीनन बच्चे वो उन MCQs को आसानी से पिक भी कर सकते हैं और हल भी कर सकते हैं, क्योंकि MCQs का हल होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जवाब नहीं है कि आपने उसका जवाब सेलेक्ट कर दिया, जहन में बिठा दिया और आपने उसका जवाब दे दिया, बल्कि ज़रूरी होता है कि आप उनका जवाब जानते हो कि वो सवाल कहता क्या है, आपसे डिमांड क्या करता है और आप उस सवाल को कैसे टैकल करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें आगे जाके आपके फिर एप्टीट्यूड टेस्ट में, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो MCAT में आपके पास ये सारी चीज़ें फिर आएगी, और अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर के हैं तो फिर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ECAT जब आप क्वालिफाई करते हैं तो उनके लिए फिर ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ से जो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वो आगे जाके आपको फिर कहीं ना कहीं उनका जो है वो फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम जो सेक्शन A है वो हम रखते हैं 11 नंबर के लिए, और उनमें से 11 MCQs उसी चैप्टर 3 से जिसमें T1 आपका शुमार होता है, तो उन्हीं में से हम वो पिक करते हैं और बच्चा उनको क्वालिफाई करता है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि पेपर को हमने 3 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया है, जैसे ऑलरेडी आप लोग यकीनन जानते हैं। एक बात ज़रूर याद रखिए कि जो हमारा इससे पहले जो 1.5 साल या जो पौने 2 साल तक जो ड्यूरेशन था उसमें हम कंडेंस पे थे। तो कंडेंस पर उन्होंने हमें 50% वाला मार्जिन दिया था कि आप 50% MCQs करें और 50% जो है ना बाकी पेपर को डिवाइड करें। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि अब हम दोबारा जो है वो 5 डेज़ पे जा रहे हैं, 3 डेज से 5 डेज़ पे जा रहे हैं। तो अब हमारे पास जो कंडेंस कोर्स है वो नहीं है, बल्कि हमारे पास पूरा है। तो हमारे पास पिछला जो 2019 या उससे पहले जो पेपर पैटर्न था 3 आवर्स का, अब हम उस पर दोबारा शिफ्ट हो गए हैं। तो उस हिसाब से हमने T1 को उसके जो MCQs है वो 11 नंबरों के लिए रखा है। तो हमारे पास जो इसका पहला जो पोर्शन है, यकीनन आप लोग देख रहे होंगे, वो हमने रखा है सेक्शन जो A है वो 11 मार्क्स का होगा, और वो जो 11 मार्क्स है यकीनन वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 से लेकर ऑनवर्ड आपका पार्ट नंबर 11 तक इतने MCQs होंगे। और यकीनन आप जानते हैं कि हर MCQ जो है वो 1 नंबर का है, तभी हमने उसके 11 नंबर रखे हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि अब हमारे पास जो सेक्शन बी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप ज़रा गौर से देखिए कि हम सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी के बारे में क्या कहेंगे। देखिए, सेक्शन बी जो है वो सेक्शन बी हमारा तकरीबन ये क्वेश्चन नंबर 2 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 हम दरअसल उसको रखते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो सेक्शन बी जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पे इंक्लूड होता है, जिसके अंदर हमने 8 सब पार्ट्स रखे होते हैं, या यूँ समझे क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट्स होते हैं, और इनमें हम T1 में 5 पार्ट्स करते हैं। वो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, आप तवज्जो के साथ देखिए। इसका जो पहला पार्ट है वो हमारे पास, इसका जो पहला पार्ट है वो न्यूमेरिकल का भी हो सकता है और वो
शार्ट जो आंसर होते हैं उसका भी हो सकता है, और वो कोई रीजनिंग क्वेश्चन भी हो सकता है। तो मैंने अपने जहन में जो तरतीब बनाए हैं कि टोटल जो 8 क्वेश्चंस होंगे उनमें तकरीबन तकरीबन आपको 4 से 5 न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। 5 तो खैर ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन इसमें 4 न्यूमेरिकल आपको मिल सकते हैं। अच्छा जी, 4 न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, तो 4 न्यूमेरिकल आपको यहाँ से मिल गए। अब आपको मैं बताऊंगा कि कौन से न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जो 4 न्यूमेरिकल्स हैं वो यहाँ से लग सकते हैं। इसके बाद इसका मतलब है जब 4 न्यूमेरिकल हो गए तो आपका 4 पार्ट्स इसके इंक्लूड हो गए। अब आपके पास मजीद जो है 4 पार्ट्स है। अब इनमें से जो 2 पार्ट्स होंगे ना, 2 पार्ट्स आपके पास होंगे प्रूफ के। 2 पार्ट्स होंगे प्रूफ के, यानी आपको बताया जाएगा कि ये इक्वेशन है, आप इसको प्रूफ कर दें। जैसे मोमेंटम के लिए कह सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ करवाने के लिए दे सकता है। जैसे मैं बार बार क्लास में आपसे जिक्र करता हूं कि एफ बराबर है डी अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स के बराबर है। तो इस तरह के 2 सवाल भी वो दे सकते हैं। और इसके अलावा 2 सवाल जो है वो आपके साथ कोई रीजनिंग वाले जो ना आपसे उसकी वजह पूछें कि अगर ये यूं है तो इस तरह क्यों है। मसलन आपसे ये कह सकते हैं कि अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर हो जाए तो वो यूनिफॉर्म क्यों होगा, वगैरह वगैरह। इस तरह की छोटे मोटे जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। क्योंकि T1 में हमारे पास ज़्यादा चांस नहीं होता, क्योंकि T1 में हम एक चैप्टर को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि बच्चा नया होता है, उसको डराना भी नहीं होता और उसको बिल्कुल फ्री में नहीं करना होता है। तो इस वजह से हम चैप्टर नंबर जो है नंबर्स ऑफ चैप्टर्स को बहुत कम रखते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में चूंकि हमारे पास ज़्यादातर सवालों के चांसेस नहीं होते, तो हम इसमें कोशिश करते हैं कि बच्चे को 1-2 न्यूमेरिकल ज़्यादा दे दे। तो यहाँ पर हमारे पास ये 8 सवाल होंगे और इन 8 सवालों में से मेरा बच्चा 5 सवाल करेगा। और याद रखिए एक सवाल 4 नंबर का होगा। तो इसका मतलब है 4 × 5 = 20 मार्क्स, यानी आपका ये जो सेक्शन है ये आपके पास होगा 20 मार्क्स का, ये होगा 20 मार्क्स का। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर सी की तरफ। तो सेक्शन सी जो है मेरे पास वो 2 सवाल उसमें दिए जाएंगे और उन 2 सवालों में से आपको एक सवाल अटेम्प्ट करना होगा। और याद रखिए हर सवाल में 2 पार्ट्स होंगे, हर पार्ट 7 नंबर का होगा। इसका मतलब है कि आपका ये जो हिस्सा है इसके टोटल मार्क्स होंगे 14 और उस 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होंगे। यानी इस हिस्से में आपको क्या मिलेगा, इस हिस्से में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3, उसका ए पार्ट और बी पार्ट मिलेगा जो 7-7 नंबर का होगा। इसी तरह ये आपको मिलेगा 7 × 2 = 14, या आपको इसमें मिल सकता है क्वेश्चन नंबर 4 और उसके भी 2 पार्ट्स होंगे ए और बी। ये भी 7 नंबर का एक पार्ट है और ये भी 2 करने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 14 नंबर है इनमें से किसी एक की सिलेक्शन करनी है। याद रखिए बाज़ औक़ात बच्चा यूं करता है कि वो एक सवाल यहाँ से करता है और एक पार्ट यहाँ से करता है और एक पार्ट यहाँ से करता है। याद रखिए बोर्ड में दोनों इंक्लूड नहीं हो सकते। इनमें से जिनके नंबर ज़्यादा आपको पेपर में मिले हों, आपका जो असेसमेंट करने वाला टीचर होता है वो ज़्यादा वाले नंबरों को काउंट कर देते हैं, दूसरे को नहीं करते। मसलन आप ये ना कहें कि आपने इसका ए किया और दूसरे वाले का बी पार्ट कर दिया तो आपका एक सवाल मुकम्मल हुआ। नहीं, आपका सवाल कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। उसके लिए आपको एक सवाल के दोनों पार्ट्स करने होंगे। बात क्लियर होगी। ये तो सारी बातें जो आपके सामने थी वो मैंने कही। अब हम आते हैं कि ये सेक्शन बी है उनमें से कौन कौन से न्यूमेरिकल है जो आइंदा बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है और अभी आपको उसको ज़्यादा तवज्जो देनी है। ठीक है, तो आप ज़रा तवज्जो के साथ देखिए। देखिए हमारे पास जो सेक्शन नंबर बी है, सेक्शन नंबर बी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। मैं तरतीब से 1 2 3 4 के नाम से करता हूँ। इनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो यकीनन अगर आप लोगों को याद हो जो मैंने आपसे किया था एग्जाम्पल नंबर 3.2 यकीनन सारे बच्चे जानते हैं, जिसमें एक गाड़ी या एक कार 0 से स्टार्ट लेता है और वो लास्ट सेकंड में, वो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मेरे बच्चे यकीनन जानते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपको इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद आपका एक और एग्जाम्पल है और यकीनन ये एग्जाम्पल मेरा ज़ाती ख्याल है ये 3.6 है।
और ये अगर देखा हो तो उसमें दो मासेस हैं और ये पुली वाला केस है, M1 दिया है, M2 दिया है और आपको टेंशन मालूम करना है और एक्सेलरेशन। तो ये सवाल भी आपके T1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया जी। इसके बाद एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है 3.7। ये 3.7 यकीनन इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन है और जिसमें एक ट्रक का जिक्र है और उस ट्रक को ऊपर से नीचे आना होता है और आपको उसकी फाइनल स्पीड या वेलोसिटी वो जो वटेवर भी वो जो कहेगा आपको वही मालूम करने के लिए कहेगा। यहाँ एंगल गिवन नहीं है, यही वजह है ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो इन तीन एग्जाम्पल को करेंगे तो मेरा ख्याल है इनमें से आपके दो सवाल आ सकते हैं, यानी इन तीनों में से कोई दो सवाल आ सकते हैं। अब हम आते हैं आपके एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज यानी प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो प्रॉब्लम नंबर आपका जो 11 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिकॉयल ऑफ द गन जिसका आंसर -10 है और यकीनन मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाई है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसी का अगर आपको याद हो तो मशीन गन वाला सवाल जिसमें नंबर ऑफ बुलेट्स मालूम करना या होल टू गन वो वाला जो जिसका आंसर 300 है वो वाला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 13 ये भी इंपॉर्टेंट है। और दो सवाल और है, एक आपका सवाल है 14 जो साइक्लिस्ट वाला है और एक क्वेश्चन नंबर 15 है जो कार इंजन वाला है जिसको 63 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो मेरा ख्याल में अगर मेरा बच्चा 1 2 3 4 और 5 6 7 अगर मेरा बच्चा ये 7 सवाल पूरा पक्का कर ले तो आप यकीन कीजिएगा T1 भी आपका बहुत अच्छा जाएगा और साथ साथ आपको एक बहुत बड़ा मार्जिन मिलेगा आपके T2 में। T2 में भी आपको यहीं से इन्हीं में से जो सवाल अब T1 में इनमें से नहीं लगेंगे वो T2 में लगेंगे। अच्छा, जो T2 में नहीं लगेंगे वो मिड टर्म में लगेंगे, लेकिन है ये वो सवाल है जो गोल्डन क्वेश्चंस है इस चैप्टर के और वो फॉरएवर जो है वो आपको रखने पड़ते हैं चाहे वो पेपर में आए या नहीं आए। ठीक है जी। इसके अलावा शार्ट क्वेश्चन जो इसमें से आ सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं और वो क्या आ सकते हैं, वो आ सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जिसमें हमने M1U1 और M2U2 ये हमने प्रूफ करना होता है और यकीनन मेरे बच्चे जानते हैं। दूसरा मेरे पास एक और है और वो है dP/dt या हम इसको यूँ लिखते हैं dP/dt। हाँ, रेट ऑफ चेंज जो है वो फोर्स के बराबर है। यकीनन मैंने इसको भी और ये दोनों मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ जी, ज़रूरी नहीं T1 में आ जाए लेकिन आपको अभी से करना है क्योंकि इसके बाद आपको बारी नहीं आएगी इसको रिपीट करने की। तो लिहाजा आपको चाहिए कि अभी से आप इसको 100% करें ताकि आइंदा के लिए आपको परेशानी ना हो। अब हम आते हैं और बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की। तो सेक्शन नंबर सी में आप देखेंगे आपको दो सवाल दिए जाएंगे। देखें सवाल नंबर 3 का जो ए पार्ट है वो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इंक्लाइन प्लेन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल इस साल नहीं है। दूसरा मेरे पास जो है वो केस नंबर 1 है जो फॉरएवर क्वेश्चन है पुली वाला जिसमें दोनों बॉडी हैंग करते हैं नीचे। ठीक है, ये मेरे पास इस दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में जो ए पार्ट है वो यकीनन आपके न्यूटन लॉज हैं। हाँ जी, न्यूटन लॉज हो गए। हाँ, और अगर आप चाहें तो इसके साथ आप फ्रिक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। हाँ, फ्रिक्शन क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन कौन सा होता है और जो है इसके अलावा आपके पास जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। तो 2-3 चीज़ें छोटी छोटी जो मेट्रिक के हैं वो आप कर सकते हैं। और इसका जो बी पार्ट है वो यकीनन आपका केस नंबर 2 भी हो सकता है। ये मतलब केस नंबर 2 बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, सच्ची बात ये है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मेरा ख्याल है हम इसको इंक्लूड नहीं करते। अगर आ भी जाए तो बोर्ड के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आप जो है और क्या कर सकते हैं, आपके पास दूसरा ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि आपके पास दूसरा कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनता नहीं, तो हम केस नंबर 2 भी कंसिडर कर देते हैं। और इसके अलावा जो है फ्रिक्शन तो मैंने ऑलरेडी आपको इंक्लूड कर दिया। तो मेरा ख्याल में इस चैप्टर में से ये 100% वाला, ये 100% वाला और ये 100% वाला गोल्डन क्वेश्चन है। इसके बाद आई एम नॉट श्योर, सो मैं ये कह सकता हूँ कि 70% या लेस देन 70% शायद हो सकता है, लेकिन ये जिसको मैं 100% नंबर दे सकता हूँ तो वो एक इंक्लाइन प्लेन है और एक केस नंबर 1 है। ये दोनों मेरे लिए 100% है, ये कभी भी मिस नहीं होंगे। तो आपको इसकी तैयारी करनी, मुझे उम्मीद है मैंने बिल्कुल ब्रीफली आप लोगों के साथ जो है ये शेयर की है। यकीनन मैंने आप लोगों से कहा है
कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप लोग की हेल्प करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि विद इन नो टाइम, यानी कल की तारीख में, मैं जितने न्यूमेरिकल्स आपसे मैंने शेयर किए हैं, मैं इन सब को जो है इनकी वीडियोस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। और उसके बाद आपके जो जानने वाले हैं आप उनके साथ भी शेयर करें, कोई मना नहीं है। ठीक है बेटा, तो थैंक यू वेरी मच, देखने का बहुत शुक्रिया। और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो से आप लोग अपना फ़ायदा उठाएं, वरना मेरी जो टाइम है वो भी ज़ाया और आप लोगों का देखने का टाइम है वो भी ज़ाया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।